सिया के माता पिता ने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया था कि वो अलग दिखती है, पर यहाँ हर तरफ घूरती नजरों ने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया था। उसका दिल भारी था। बाबा साहब की तबीयत, युक्त का ना लौटना और अब ये सब। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो सिर नीचा किए हुए आगे बढ़ रही थी। महल का मुख्य द्वार नजदीक आ रहा था। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया पहले से ही घबराई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। वो डर गई। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो नाजुक सी थी और पकड़ बहुत मजबूत थी। सिया ने डरते हुए ऊपर देखा। उसे लगा था कि वो युक्त है, लेकिन वो कोई अजनबी था। पर सिया की नजरें जिस इंसान से मिली उसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। सिया रुआसी होती हुई बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कलाई पकड़ने की? सिया को इस दर्द से छटपटाता देख वो व्यक्ति बोला, तुम है तो छुड़ा के खुद ही देख लो ना। सिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी कलाई को उसकी पकड़ से आजाद नहीं करा पा रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर से बाहर निकलते ही ऐसे लोगों से उसका पाला पड़ने वाला था। सिया अब रोने लग गई थी। इससे पहले कि वो इंसान सिया का कुछ और फायदा उठा पाता, तब एक जोरदार चांटा उस इंसान के गालों पर किसी ने जड़ दिया। सिया की नजर जब उस इंसान की तरफ गई तो वो एकदम से चौंक गई। क्या चांटा मारने वाला इंसान युक्त था? आखिर सिया का हाथ पकड़ने वाला इंसान कौन था? क्या आज युक्त की सच्चाई सिया के सामने आ जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। जिसने उस इंसान को थप्पड़ मारा उसका नाम शक्ति है, और उसी ने सिया को बेबस देखने के बाद उसकी मदद करने की कोशिश की। शक्ति हुकुम साहब के पर्सनल असिस्टेंट हैं और वो महल परिसर में घूम रहे थे। वहीं से कुछ दूरी पर मीडिया वाले खड़े थे जो नए राजा का इंटरव्यू लेने आए थे। शक्ति के आते ही वो इंसान जिसने सिया का हाथ पकड़ा था डर से छोड़कर भाग गया। शक्ति ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और सिपाहियों को बुलाकर उसे जेल भिजवा दिया। सिया वहीं से सक रही थी। शक्ति ने प्यार से सिया के माथे पर हाथ फेरा और उसने कहा, अरे बच्चे, इतना क्यों रो रही हो? देखो, यहाँ नए राजा बनने वाले हैं और तुम रो रही हो, अच्छा लगता है क्या? शक्ति ने देखा कि सिया अब भी सहमी हुई थी तो उसने उसको हंसाने की कोशिश करते हुए कहा, इतना रोगी तो लगेगा कि पूरा राजस्थान डूब जाएगा। शक्ति के मजाकिया अंदाज पर सिया मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कान देखकर लगा जैसे बादलों के बीच चांद निकल आया हो। शक्ति ने पूछा, हमें अपना बड़ा भाई समझो और बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या महल की भीड़ में खो गई हो? सिया बोली, भाई साहब, हमें स्वर्णा कुंवर रानी साहब से मिलना है। सिया ने जैसे ये बात कही तभी उसकी नजर शक्ति के पीछे युक्त पर पड़ी। वो तुरंत दौड़कर उसके पास चली गई। सिया पूरे रास्ते युक्त को याद कर रही थी और अब वो यहीं था। युक्त ने महसूस किया कि कोई तेजी से उसकी ओर आ रहा है। वो मुड़ा और सिया को दौड़ते देखकर हैरान रह गया। शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो वहां उसकी सेफ्टी के लिए तैनात था, पर सिया सीधे युक्त के गले से लिपट गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिया के पैर जमीन से ऊपर थे और युक्त ने उसे ऐसे उठाकर रखा था जैसे वो कांच की गुड़िया हो। फोटोग्राफर्स तस्वीरें लेने लगे, पर युक्त ने सिया का चेहरा अपनी छाती से छिपा लिया। युक्त ने सिया को गोद में उठाए रखा और महल के अंदर चला गया। सब हैरान थे। युक्त, जिसके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं होता, आज साफ परेशान दिख रहा था। उसने विराट को इशारा किया जिसको युक्त की सिक्योरिटी का जिम्मा था। महल के विशाल हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि सब क्या हो रहा है। युक्त, जो अब अभियुक्त प्रताप सिंह राजवंश थे, राजस्थान के होने वाले नए राजा, वो जमीन पर घुटने टेके एक साधारण सी दिखने वाली लड़की को सांत्वना दे रहे थे। सबकी नजरें इस अजीब दृश्य पर टिकी थीं। प्रतिमा और नंदिनी सिया को देखने के लिए इधर उधर हो रही थी, पर अभियुक्त के सामने जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। स्वर्णा की आंखों में आंसू थे। सिया को देखकर उनके दिमाग में एक पुरानी याद कौंध रही थी। दो लड़कियां महल में हंसती दौड़ती हुई, पर वो इस विचार को दबाते हुए अभियुक्त को देख रही थी। उनका लाडे सर दुनिया भर की चिंता लिए जमीन में बैठा हुआ है और उनके सामने है एक लड़की जो बार बार उनको अतीत की यादों में जाने के लिए मजबूर कर रही थी। क्या स्वर्णा कोई बड़ा राज जानती थी जो इस महल या इस वंश से संबंधित था, जिसके उजागर करने पर कोई बड़ा खतरा आ सकता था? अब इन सवालों का जवाब तो स्वर्णा के सिवाय राजमाली शंभू के पास था, जो इस वक्त महल में मौजूद भी नहीं था।
अभियुक्त ने कोमलता से सिया से पूछा, जान हमें बताओ क्या हुआ है, तुम यहाँ अकेले कैसे आ गई? और शंभू मालती कहाँ है? उन्होंने तुम्हें आज के दिन अकेले कैसे छोड़ दिया? उनके मुंह से निकला जान शब्द सबके कानों में गूंज गया। सब समझ गए कि अभियुक्त और इस लड़की के बीच कोई गहरा रिश्ता है। तभी विराट ने अभियुक्त के कान में कुछ कहा। अभियुक्त तुरंत उठे, स्वर्णा का हाथ पकड़ा और कहा, मासा, हम जानते हैं आपके मन में कई सवाल हैं, पर हम पर भरोसा रखें। बस इतना जान लें, यह हमारी जान है। ऐश्वर्या ने सहमति में सिर हिलाया और अभियुक्त तेजी से वहां से चले गए। स्वर्णा ने सिया को अपनी ममतामयी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में आराध्या और अद्रिका खाने की प्लेट लेकर आई। तभी प्रतिमा ने घमंड से सिया की ओर देखते हुए कहा, काफी अच्छा फायदा उठाया है आपने अपनी खूबसूरती का। प्रतिमा की बात सुनकर पूरा हॉल स्टंट रह गया। नंदिनी भी हैरान थी, प्रतिमा इतनी नीचे कैसे गिर सकती थी। दरअसल प्रतिमा अपनी बहन की बेटी की शादी अभियुक्त से करवाना चाहती थी, जो कि अभी महल आने ही वाली थी। पर सिया को देखकर प्रतिमा को अपना प्लान सक्सेस होता नहीं दिख रहा था। सिया इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकती थी। जब वो एक सिंपल से कपड़े में सुंदर दिख सकती है तो उसकी बहन की बेटी की क्या मचाल। दरअसल प्रतिमा भी कुछ कम नहीं थी। वो दूर के रिश्तेदार का हवाला देकर काफी समय से इसी महल में ही रहती आई है। किसी ने भी प्रतिमा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी महल का माहौल खराब करना कोई नहीं चाहता था। आराध्या सिया के पास आई और बोली, आपका नाम क्या है? सिया ने सुनते ही हल्के से अपना सिर उठाकर देखा। चारों ओर अनजान चेहरे थे। वो बिना कुछ बोले ही स्वर्णा के आंचल में सिमट गई, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में छिप जाती है। तभी अभियुक्त वहां आ गए। स्वर्णा ने संकेत किया कि वो सिया को अंदर ले जाएं, जहां सिर्फ महल वाले ही जा सकते थे। अंदर पहुंचकर अभियुक्त ने उसे एक कोमल सोफे पर बैठाते हुए कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा सा और मासा दोनों हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में हैं। तुम सुबह उनसे मिल सकती हो। सिया ने राहत की सांस ली, पर उसकी नजरें अभियुक्त पर ही टिकी रहीं। वो जानना चाहती थी कि ये व्यक्ति कौन है जो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। तभी अभियुक्त ने सिया की कलाई पर कोई निशान देखा तो पलट कर गया और एक ऑइंटमेंट की ट्यूब ले आया। धीरे से सिया के हाथों पर लगाने लगा, जहां उसकी कलाई पर निशान थे। शक्ति दरवाजे के बाहर हैरान खड़ा था, क्योंकि अभियुक्त जो आमतौर पर इतना सीरियस और मिस्टीरियस रहता था, आज किसी के लिए इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है। अभियुक्त ने कहा, हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या सवाल है। तुम जानना चाहते हो ना कि हम कौन हैं? सिया ने झट से हाँ में सिर हिला दिया। अभियुक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हम राजस्थान के होने वाले राजा हैं, हुकुम सिंह राजवंश। फिर उसने आराध्या की ओर इशारा किया, ये हमारी भाभी हैं, ये तुम्हें बाकी सबसे मिलवा देंगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए, हम यही हैं। सिया कुछ बोलने ही वाली थी कि अभियुक्त ने आगे कहा, तुम्हारे माँ बाबा सा यहाँ नहीं हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अकेले घर पर रहो। हमने उनसे बात कर ली है, उन्होंने सहमति दे दी है कि तुम महल में रह सकती हो। ये सुनते ही सिया ने राहत की सांस ली। तभी अभियुक्त का फोन बजा। उसकी आंखों में एक ठंडक दौड़ गई। उसने सिया की ओर एक नजर देखा, जो अब आराध्या से बात करने की कोशिश कर रही थी, फिर दरवाजे की ओर बढ़ा। जाते जाते उसने सिया का माथा चूमा। स्वर्णा और ऐश्वर्या ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अभियुक्त बदल रहा था। उनके गुस्से में कंट्रोल ना रख पाने की वजह से ही तो उनको इंडिया के बाहर भेजा गया था। उसके अंदर का गुस्सा अब शांत हो रहा था और सिया उससे बड़े बदलाव का कारण थी। सिया ये सब देख रही थी। उसकी दुनिया पल भर में बदल चुकी थी। वो जो अपने को एक साधारण राजमाली की बेटी समझती थी, अब उसकी इम्पोर्टेंस अभियुक्त की वजह से बढ़ चुकी थी। और उधर सबकी नजरें अब सिया पर टिकी थी। वो जो अभी तक राजमाली शंभू की बेटी थी, अब एक रहस्य बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब हैरानी के साथ साथ एक डर भी था, इस नई पहचान का डर। लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे, अगर वो सच में शंभू की बेटी है तो उसने उसे इतने सालों तक छिपा कर क्यों रखा? उसकी इस अलौकिक खूबसूरती को दुनिया से क्यों छिपाया? शंभू और मालती ने हमेशा सिया को बाहरी दुनिया से दूर रखा। क्या ये सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए था या कोई और रहस्य था? क्या सिया की खूबसूरती इतनी खतरनाक थी कि उसे छिपाना जरूरी था? या फिर शंभू जानता था कि सिया उसकी अपनी बेटी नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग।